हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द अकाउंट्स लेक्चर। 12th स्टेट बोर्ड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये चैप्टर शुरू किया था और उसमें वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट ये दोनों के फॉर्मेट लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी इस पर कुछ क्वेश्चंस होने वाले। तो अब वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद वी आर गोइंग टू कंप्लीट टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेडी? चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है पहले तो पढ़ना है हमें। टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो पहले टूल्स का मतलब समझ लो। टूल्स का मतलब सम टेक्निक्स, टूल्स का मतलब सम टेक्निक्स और सम मेथड। Now what do you mean by financial statement? Financial statements are those statements which are prepared by the company to show its profit and loss and the company's financial position। यानी ऐसे स्टेटमेंट जो कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए, प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट और लायबिलिटी क्या क्या है पता करने के लिए बनाती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो क्या क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी। इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट हमें आता है। ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट जहां से प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। बैलेंस शीट पता है हम लोगों को, कैश फ्लो भी हम सीख चुके हैं। चेंज इन इक्विटी स्टेट बोर्ड के पोर्शन में नहीं है। ठीक है, चलो, तो टूल्स का मतलब समझ गए। टूल्स का मतलब टेक्निक्स और मेथड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब पता है। एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस का मतलब एग्जामिनेशन, एनालिसिस का मतलब एग्जामिनेशन, विश्लेषण करना इज एनालिसिस। ठीक है, चलो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यानी ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ कंपनी अपने लिए बनाती है क्या क्लास? तो आंसर है नो। कंपनी सिर्फ अपने लिए ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं करती। कंपनी में जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जैसे शेयर होल्डर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स, गवर्नमेंट और भी बहुत सारे लोग, ये सब लोगों को कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास कितने एसेट है, कितने लायबिलिटी है, कंपनी का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब पता करने के लिए, या फिर ये सब उन लोगों को पता होने के लिए कंपनी क्या प्रिपेयर करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता करती है। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने मुक्की की कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या कितना लॉस हुआ है, या मुकेश के कंपनी में यानी अपनी कंपनी रिलायंस में कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटीज है, ये कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। ठीक है, चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन कौन है? गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर्स, बैंक जो लोन वगैरह देती है, ये सब कौन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है, जिनसे कंपनी डायरेक्टली डील करती है। वो कंपनी पे भरोसा किस बेसिस पे करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, चलो, पर मेरा ये सवाल है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी की सारे चीजें हम कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मदद से बनाते हैं। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट्स, बड़े बड़े ऑडिटर्स इनको चेक करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे बताओ क्लास, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो भी आता है, वो क्या एक कॉमन आदमी को अच्छे से समझ में आ जाता होगा, या फिर बहुत इजीली उसने देखा अच्छा ये रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसको सब समझ में आ जाता होगा? तो आंसर इज नो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो रहता ही है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है, तो समझना थोड़ा हार्ड होता है। तो ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या करेंगे? ये जो टेक्निक्स हमें पढ़नी है आगे, वो क्या करेगी? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक बहुत ही इजी रीडेबल फॉर्म में ला देगी, बहुत ही इजी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ला देगी, जहां से कॉमन आदमी को या फिर कॉमन पब्लिक को भी इसे रीड करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर है ये बात? सर एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं व्हाट डू यू मीन। तो आगे बढ़ के पढ़ते हैं कि हमें ये टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़ना क्या क्या है।
टूल्स का मतलब समझ गए, टेक्निक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब समझ गए, एनालिसिस का मतलब समझ गए, एग्जामिनेशन। क्यों कर रहे हैं ये टूल्स और टेक्निक्स का यूज फॉर एग्जामिनेशन? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होते, हर किसी को समझ में नहीं आते। तो ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ही इजी फॉर्म में और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने में मदद करेगा। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए देखो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसे हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है। फर्स्ट पार्ट इज कंपैरेटिव, फर्स्ट पार्ट इज कंपैरेटिव, फर्स्ट पार्ट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये जो टूल्स और टेक्निक्स की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, वो कुछ नहीं है, दो स्टेटमेंट्स ही है, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक, अब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें सीखना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक, और वैसे ही कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमें सीखना है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्लियर सर? क्लियर। यानी टोटल हमें टोटल टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में दो मेजर हेडिंग है। फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव में दो टेक्निक्स दी है, फर्स्ट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और कॉमन साइज में दो टेक्निक्स दी हुई है, कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। किससे स्टार्ट करेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का मतलब क्या? कंपैरिजन। कंपैरेटिव का मतलब क्या? कंपैरिजन। तो ऐसा स्टेटमेंट बनाना है जो कंपेयर करता है या फिर जो कंपैरिजन करता है। सर किसके बीच में? कंपैरिजन बिटवीन द टू फिगर्स। ठीक है, कंपैरिजन कभी भी दो या दो से ज्यादा लोगों में होगा, किसी एक इसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कंपेयर करता है चीजों को, ऐसा स्टेटमेंट जो चीजों को कंपेयर करता है। अब कौन सी चीजों को कंपेयर करता है भाई? तो सर कौन सी चीजें हैं वो जो कंपेयर होती है? तो वो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, कंपेयर कभी भी दो अमाउंट्स पे होगा, हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वहां पे कभी भी कंपेयर दो अमाउंट्स पे होगा। ठीक है, चलो मैं जितना आपको थेरोटिकल बताते जाऊंगा उतना डिफिकल्ट होगा, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल डायरेक्टली गोइंग टू जंप ऑन दी क्वेश्चन। ठीक, हमें सीखना है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें पहली टेक्निक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और उसमें भी फर्स्ट पार्ट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मैंने आपको बता दिया है कंपैरेटिव का स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कंपेयर करता है। और किस बात को कंपेयर करता है? 2 साल की फिगर्स को कंपेयर करता है। क्लियर है ये बात? सर बिल्कुल क्लियर है। किसे कंपेयर करता है? 2 साल की फिगर्स को कंपेयर करता है। ठीक, चलो यानी 2 साल के अमाउंट्स को कंपेयर करेगा। तो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली जंप ऑन कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्वेश्चन। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें ये पढ़ना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। सो हियर वी कम, मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है जहां पे लिखा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020।
देखो दो डेट दी है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, क्योंकि हमें 2 साल के डाटा को कंपेयर करना है। मैंने आपको पहले ही बताया किसी एक साल के डाटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी एक चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, कम से कम 2 चीजें लगेंगी जिसे कंपेयर करना है, ठीक है। चलो, तो 2 साल का डाटा दिया होगा, यानी 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, उसे हमें कंपैरेटिव फॉर्म में पुट करना है या फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में पुट करना है, ठीक है। चलिए, पर ये आपको तभी आएगा क्लास जब आपका वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर है। अगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरी तरीके से याद है तो ये बहुत ही चिल्लर है आपके लिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, मतलब आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ पुण्य किए, ठीक है। चलो देखते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या लिखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वरुण कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019 and 31st March 2020 is given below. Following is the balance sheet of Varun Limited as on 31st March 19 and 31st March 20 is given below. देखो नीचे दिया liabilities 31st March 19, 31st March 20, फिर दिया है asset 31st March 19, 31st March 20, ठीक। liabilities में दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लाइबिलिटी। फिर एसेट में दिया है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाने से पहले आपको वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी है। बाय हार्ट लर्न कर लेना उसे, ठीक है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन और पढ़ता हूं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही ये डिस्कस कर लेंगे कि वर्टिकल बैलेंस शीट में वो पर्टिकुलर चीज कहां पे आती है, ठीक। चलो मैं थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आपको। वर्टिकल बैलेंस शीट हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की थी। फर्स्ट पार्ट सोर्स ऑफ फंड, सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड था शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता था फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। कुछ याद आ रहा है? चलो इतना मेरी तरफ से क्विक रिवीजन था, मैंने आपको मेन हेडिंग बता दी है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट। सोर्स ऑफ फंड में, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। पार्ट 1 इज सोर्स ऑफ फंड, पार्ट 2 इज एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक। पार्ट 1 यानी सोर्स ऑफ फंड में हम 2 मेजर हेडिंग देते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड यानी ओनर्स फंड, और सेकेंड इज बोरोड फंड, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम 3 मेजर हेडिंग देते हैं, फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड इज वर्किंग कैपिटल। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार वापस और ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज कौन से पार्ट में आएगी, यानी सोर्स ऑफ फंड में आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा, और अगर सोर्स ऑफ फंड में आ रहा है तो कौन से मेजर हेड के अंडर आएगा, और अगर एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ रहा है तो कौन से मेजर हेड के अंडर आएगा। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल, ये तो पार्ट 1 यानी सोर्स ऑफ फंड में आता है। सोर्स ऑफ फंड में कहा सर? शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहली हेडिंग विल बी शेयर कैपिटल, वहां लिखेंगे, बिल्कुल सही। फिर दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हम पार्ट 1 में यानी सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। सोर्स ऑफ फंड में कहा सर? सोर्स ऑफ फंड में हम इसे लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड के अंडर, रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हेडिंग में। फिर दिया हुआ है सिक्योर्ड लोन और उसके बाद दिया है अनसिक्योर्ड लोन, ये दोनों ही लोन है यानी ये बोरोइंग्स है यानी ये उधार है, तो ये फर्स्ट पार्ट में यानी सोर्स ऑफ फंड में आएगा, पर सोर्स ऑफ फंड के सेकेंड हेडिंग में यानी बोरोड फंड में इसे लिखेंगे सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। सारी चीजें अब रिकॉल हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। आगे दिया है करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में, वर्किंग कैपिटल के अंडर, ठीक है।
फिर दिया है फिक्स्ड एसेट, एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखेंगे, यानी सेकेंड पार्ट में लिखेंगे, करंट एसेट एप्लीकेशन ऑफ फंड में, वर्किंग कैपिटल ये हेड के अंडर लिखना है। क्लियर है क्या ये बात? सर एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए तो अब वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं और ये सारी चीजों को पुट करेंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट, source of fund. First part will be source of fund. ठीक, फिर source of fund में फर्स्ट ए पॉइंट होगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड या फिर ओनर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं या फिर ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं इसे। और इसके अंडर इसके अंडर सब हेड आएगा फर्स्ट शेयर कैपिटल, या फिर उसमें उसे नंबर नहीं देते, उसे डायरेक्ट लिख देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है सर? 2019 में 1,25,000, 2020 में 1,85,000, तो लिख दो 1,25,000 और 1,85,000, 1,25,000 और 1,85,000। ठीक, उसके बाद दिया है रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो भी हम सोर्स ऑफ फंड में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर ही लिखेंगे, तो लिख दो रिजर्व्स एंड सरप्लस। आप लोग किसी भी तरीके का शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्लास, तो वो आ जाएगा 30,000 एंड 50,000। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब शेयर कैपिटल ही मिल गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस ही मिल गया, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस मिलके बनता है नेट वर्थ। क्या बनता है? नेट वर्थ। अच्छा, इससे पहले हमें फिक्टिशियस एसेट माइनस करने हैं, पर क्या क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट दिया है? यानी ऐसे एसेट जो ना दिखते ना बिकते, सर नहीं दिए हैं, तो यहां से माइनस नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्टली लिख देते हैं नेट वर्थ। कितना आएगा? 1,25,000 प्लस 30,000 यानी 1,55,000। ठीक, फिर दिया है 1,85,000 प्लस 50,000, वो आ जाएगा 2,35,000। ठीक है, ये सब बैलेंस शीट की बातें चल रही है क्लास, आपको वहां से रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक, चलो उसके बाद सेकंड मेजर हेडिंग देते हैं सोर्स ऑफ फंड का, दैट इज बोरोड फंड। जो पैसा हमारा नहीं है, हमने किसी से उधार मांगा है, बोरोड फंड। अब बोरोड फंड में क्या क्या है जो उधार मांगा है? सर सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, तो वो लिख दो। सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन इज 50,000 एंड 80,000, तो लिखो सिक्योर्ड लोन 50,000 80,000। ठीक है, मेक श्योर क्लास जिस ईयर का डाटा आप उसी साल में लिख रहे हो ना, 2019 का डाटा आप 2019 में लिख रहे हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि डाटा 2019 का होता है और बच्चा लिख देता है 2020 में, 2020 का डाटा यानी अमाउंट्स लिख देता है 2019 में। ये मिस्टेक्स को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं यार, सिर्फ देख के लिखना है। अभी तक हमने पूरा हाफ मार्क कमा लिया है, सिर्फ देख के लिखा है। ठीक, चलो फिर दिया है अनसिक्योर्ड लोन 45,000 एंड 70,000, 45,000 एंड
70,000. गेटिंग इट? यस सर. चलो, तो अब हमें मिल जाएगा पूरा, हमने बोरोड फंड भी निकाल लिया, तो बोरोड फंड की टोटल कर लेते हैं. दैट इज टोटल बोरोड फंड. कैसे मिलेगा? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन को ऐड करके. 50,000 प्लस 45,000, दैट विल कम टू 95,000. दैट विल कम टू 95,000. 80,000 प्लस 70,000, दैट विल कम टू 1,50,000. क्लियर है क्या ये बात? सर बिल्कुल क्लियर है. ठीक, चलो. तो सर हमने पार्ट ए में, हमने फर्स्ट पार्ट में यानी शेयर होल्डर्स फंड में, सोर्स ऑफ फंड में फर्स्ट पार्ट लिखा था शेयर होल्डर्स फंड, और सेकेंड पार्ट यानी ए पार्ट लिखा था शेयर होल्डर्स फंड, और बी पॉइंट लिखा था बोरोड फंड. ये दोनों की टोटल भी निकाल ली है, तो हमें कितना फंड अवेलेबल है ये पता चल गया है. तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल फंड अवेलेबल. टोटल फंड अवेलेबल. ठीक है, चलो. तो टोटल फंड अवेलेबल कितना है? नेटवर्थ 1,55,000 प्लस टोटल बोरोड फंड यानी 95,000. तो 1,55,000 प्लस 95,000, दैट कम्स टू 2,50,000. कितना आता है? 2,50,000. फिर 2020 का देखो, 31 मार्च 2020, 2,35,000 नेटवर्थ और टोटल बोरोड फंड इज 1,50,000. दैट कम्स टू 2,35,000 प्लस 1,50,000, दैट कम्स टू 3,85,000. दैट कम्स टू 3,85,000. गेटिंग इट? यस सर. तो यहां पे हमारा पार्ट ए यानी अपर पार्ट बैलेंस शीट का कंप्लीट होता है, दैट इज सोर्स ऑफ फंड. ठीक, अब वैसे ही बचे हुए डाटा को हमें एप्लीकेशन ऑफ फंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर अरेंज करना है. तो अब मैं सेकेंड पार्ट पे आ जाता हूं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड. नाउ एप्लीकेशन ऑफ फंड में फर्स्ट पार्ट विल बी फिक्स्ड एसेट, सेकेंड पार्ट विल बी इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड एसेट में भी दो पार्ट होते हैं, एक टैंजेबल फिक्स्ड एसेट और एक इनटैंजेबल फिक्स्ड एसेट. पर हमारे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, टैंजेबल और इनटैंजेबल अलग अलग नहीं दिए हुए हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट लिख दिया. ठीक, चलो. तो फिक्स्ड एसेट पुट करते हैं 1,75,000. अगर टैंजेबल और इनटैंजेबल सेपरेटली दिए होते तो मैं फिक्स्ड एसेट को अंडरलाइन करता और उसके अंडर लिखता टैंजेबल फिक्स्ड एसेट और उसके बाद लिखता इनटैंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. ठीक, चलो. तो 1,75,000 एंड 2,85,000. 1,75,000, 2,85,000. इन्वेस्टमेंट्स देख लो कितने हैं सर, दैट इज 60,000 एंड 85,000. 60,000 एंड 85,000. ठीक, चलो. सी पॉइंट वर्किंग कैपिटल. सी पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. यहां जगह कम पड़ेगी तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां लिखेंगे करंट एसेट एंड देन करंट लाइबिलिटीज. तो पहले करंट एसेट लिख लेते हैं. वर्किंग कैपिटल समझ गया? वर्किंग कैपिटल के हेड के अंडर आता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज. ठीक, चलो. तो पहले करंट एसेट लिखते हैं 65,000 और
60,000। ठीक, फिर मैं यहाँ पे माइनस की साइन दे देता हूँ और लिखता हूँ करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कितनी थी? देखो लाइबिलिटी साइड में दिया है 50,000, 45,000, तो लिखो 50,000 एंड 45,000। ठीक, अब नीचे टोटल ले लो। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल, तो अब वो माइनस करके टोटल ले लो। 65 माइनस 50 दैट कम्स टू 15,000, तो यहां लिखो 15,000। फिर 60,000 माइनस 45,000 दैट अगेन कम्स टू 15,000, तो ये 15,000 इज नथिंग बट वर्किंग कैपिटल, यानी पॉइंट नंबर सी का टोटल है। पॉइंट नंबर सी दिया था हमने, देखो यहां पे पॉइंट नंबर सी वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला? करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज माइनस की, तो ये 15,000 2019 का वर्किंग कैपिटल आ गया और ये 15,000 2020 का वर्किंग कैपिटल आ गया। क्लियर है क्या? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर है। पक्का? चलो, अब जो सेकेंड पार्ट था हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें हमने 3 मेजर हेडिंग लिखे, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल की टोटल ले लो तो हमें पता चल जाएगा टोटल फंड यूटिलाइज्ड। क्या पता चल जाएगा? टोटल फंड यूटिलाइज्ड। तो यहां लिख देते हैं टोटल फंड यूटिलाइज्ड या फिर टोटल फंड यूज्ड। ठीक, चलो क्या क्या है भाई? 1,75,000 2019 की टोटल ले रहे हैं, ठीक है। 1,75,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000, तो वो आ जाएगा 2,50,000। कितना आ जाएगा? 2,50,000। ठीक, अब 2020 की देख लो, 2,85,000 प्लस 85,000 प्लस 15,000 that comes to 3,85,000। समझे क्या बात? समझ गए। तो पार्ट 1 यानी सोर्स ऑफ फंड और पार्ट 2 यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये दोनों की 2019 में और 2020 में टोटल सेम आनी चाहिए, क्योंकि है तो ये बैलेंस शीट ही, बस फॉर्मेट बदल गया है। तो देखो 2019 में सोर्स ऑफ फंड यानी पार्ट 1 की टोटल थी 2,50,000 और पार्ट 2 में भी टोटल थी 2,50,000, यानी 2019 की जो बैलेंस शीट हमने वर्टिकल फॉर्म में पुट की है वो बिल्कुल राइट है। ठीक, 2020 में टोटल था 3,85,000 और 2020 में भी टोटल है 3,85,000, जो कि सेम है, यानी ये भी राइट है। अभी हमने क्या किया है क्लास? हमने 2019 और 2020 के डाटा को सिर्फ पुट किया है, एक गिवन डाटा था उसे वर्टिकल बैलेंस शीट में पुट किया है। अब उसके मदद से हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। अब उसके मदद से हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालना है। बिलीव मी, सबसे हार्ड काम आप कर चुके हो। बैलेंस शीट को पढ़ के उसे वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्म में पुट करना ये सबसे डिफिकल्ट है। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज तो यूं निकल जाएगा, कैलकुलेशंस अच्छे रखना बस। ठीक, चलो अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। हमें अब 2 कॉलम प्रिपेयर करना था एक्स्ट्रा के, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज is nothing but change in amount. Absolute change is nothing but change in amount. पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना चेंज आया है ये पता करना है, is absolute change. पिछले साल की अमाउंट और इस साल की अमाउंट को कंपेयर करो
और बताओ कि फिगर्स वाइज यानी अमाउंट वाइज कितना चेंज आया। ठीक, चलो तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट change is equal to amount of current year minus amount of last year। करंट ईयर यानी 2020 और लास्ट ईयर यानी 2019। तो करंट ईयर के अमाउंट में से लास्ट ईयर की अमाउंट माइनस करो तो हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। मैं एक करके दिखाता हूं। शेयर कैपिटल की अमाउंट देखो, करंट ईयर की अमाउंट है 1,85,000 और 2019 यानी लास्ट ईयर की अमाउंट है 1,25,000। तो 1,85,000 शेयर कैपिटल, ठीक है। 1,85,000 माइनस 1,25,000, 1,85,000 माइनस 1,25,000, तो चेंज आ गया 60,000 का। चेंज कितने का आ गया? 60,000। एंड दैट 60,000 इज नथिंग बट एब्सोल्यूट चेंज। कंपेयर किया पिछले साल की अमाउंट को इस साल से, जितना डिफरेंस आया वो एब्सोल्यूट चेंज है। वो क्या है? एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकलता है? करंट ईयर की अमाउंट में से लास्ट ईयर की अमाउंट माइनस कर दो तो एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा। ठीक, चलो तो 1,85,000 माइनस 1,25,000 दैट कम्स टू 60,000, दैट कम्स टू 60,000। अब आगे चलते हैं फटाफट। 50,000 माइनस 30,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस। 50,000 माइनस 30,000 दैट कम्स टू 20,000, तो लिख दो 20,000। नेटवर्थ का निकालो। 2,35,000 माइनस 1,55,000 that comes to 80,000, that comes to 80,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली। चलो उसके बाद सिक्योर्ड लोन 80,000 माइनस 50,000 that comes to 30,000। फिर दिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन्स 2020 यानी करंट ईयर की अमाउंट है 70,000 और लास्ट ईयर की यानी 2019 की अमाउंट है 45,000। दैट विल कम टू 70,000 माइनस 45,000 25,000। कितना आ जाएगा? 25,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। आगे टोटल बोरोड फंड 1,50,000 माइनस 95,000, 1,95,000 माइनस 1,50,000 माइनस 95,000 दैट कम्स टू 55,000। कितना आता है? 55,000, 55,000 रुपए। कितना आएगा? 55,000 रुपीज। अब टोटल फंड अवेलेबल को देख लो। 3,85,000 माइनस 2,50,000 कितना आएगा? 1,35,000, 1,35,000। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। चलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी यही चीज अप्लाई करेंगे। करंट ईयर के टोटल में से करंट लास्ट ईयर की अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट चेंज मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट चेंज। ठीक, 2,85,000 माइनस 1,75,000 दिस इज नथिंग बट 1,10,000 का डिफरेंस। तो लिखो 1,10,000। 85,000 माइनस 60,000, 85,000 माइनस 60,000 आ जाएगा 25,000। कितना आएगा? 25,000। ठीक, अब 60,000 माइनस 65,000, 60,000 माइनस 65,000 यानी छोटी अमाउंट में से बड़ी अमाउंट माइनस करनी। 60,000 इज स्मॉलर देन 65,000, तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी निगेटिव, दैट विल बी निगेटिव।
60 में से 65 माइनस करना है, यानी छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट माइनस करना है, तो ये निगेटिव चेंज है। ये कौन कैसा चेंज है? निगेटिव। तो लिखो 5000 पर निगेटिव, ठीक। फिर 45,000 माइनस 50,000, 45,000 माइनस 50,000, दैट विल कम टू 5,000 निगेटिव चेंज। 5,000 निगेटिव, छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट माइनस कर रहे हैं, तो जो चेंज आएगा दैट विल शो निगेटिवनेस, ठीक है। चलो अब 3,85,000 माइनस 2,50,000, दैट कम्स टू 1,35,000। अच्छा, एक अमाउंट छूट गई है बीच में, इसे लिख लो पहले। टोटल फंड यूटिलाइज का मैंने कर दिया है पहले, तो आप इसे लिख लो। टोटल फंड यूटिलाइज 3,85,000 माइनस 2,50,000, दैट मीन्स 1,35,000। तो डिफरेंस लिख दिया। ये 15,000 का तो नील आएगा, क्योंकि 15,000 में से 15,000 माइनस करो तो आपको क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलेगा, ठीक। इसे हम बोलने वाले थे वर्किंग कैपिटल। क्या बोलने वाले थे? वर्किंग कैपिटल। ठीक, चलो ये कर लिया अपन ने। अब एब्सोल्यूट चेंज समझ गया। एब्सोल्यूट चेंज तो सबसे सिंपल है, मेरा फेवरेट है। करंट ईयर के अमाउंट में से लास्ट ईयर के अमाउंट माइनस करो, खत्म, फटाफट फटाफट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चल अब एक बात अच्छे से सुन लेना, ये जो एब्सोल्यूट चेंज है, अगर ये एब्सोल्यूट चेंज की अमाउंट पॉजिटिव है, अगर ये एब्सोल्यूट चेंज की अमाउंट पॉजिटिव है, तो दैट पॉजिटिवनेस शो इंक्रीज, दैट पॉजिटिवनेस शो इंक्रीज। अगर ये एब्सोल्यूट चेंज यानी डिफरेंस निगेटिव है, तो दैट निगेटिव अमाउंट शो डिक्रीज इन वैल्यू। समझे क्या बात? समझ गया। एक कंपेयर करके बताता हूं। शेयर कैपिटल की अमाउंट देखो, 1,25,000 थी 2019 में, 2020 में हो गई 1,85,000, यानी अमाउंट बड़ी है। 1,25,000 से 1,85,000 हुई है, यानी अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो ये जो 60,000 आपने एब्सोल्यूट चेंज लिखा है क्लास, ये इंक्रीज शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? इंक्रीज। ऐसा ही डिक्रीज वाला देखते हैं। देखो यहां पे करंट एसेट में लिखा है 65,000 2019 में, और 2020 में लिखा है 60,000। तो 65 यानी 65,000 से 2020 में हो गया 60,000। तो 65 से 60 यानी अमाउंट रिड्यूस हुई है 5,000 से। तो हमने ये जो निगेटिव अमाउंट लिखी है 5,000, वो डिक्रीज शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डिक्रीज, ठीक है। चलो तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज समझ गया सबको? हाँ सर बिल्कुल। करंट ईयर के अमाउंट में से लास्ट ईयर के अमाउंट माइनस कर देना है, ठीक। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट चेंज, सॉरी परसेंटेज चेंज। percentage change is equal to absolute change divided by last year amount into 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अमाउंट इनटू 100। परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करना जरूरी है, ठीक। कैसे निकलेगा ये परसेंटेज? एब्सोल्यूट चेंज जो निकाला था उसे प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर के अमाउंट से डिवाइड कर दो और इनटू 100 करो तो आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, ठीक। चलिए एक करके दिखाता हूं मैं शेयर कैपिटल का। देखो शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज इज 60,000। शेयर कैपिटल का
एब्सोल्यूट चेंज इज 60,000 और लास्ट ईयर का अमाउंट इज 1,25,000। तो मैं इसे फॉर्मूले में पुट करता हूं। एब्सोल्यूट चेंज वाज 60,000, लास्ट ईयर की अमाउंट इज 1,25,000 इंटू 100। करो 60,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 48%। कितना आया? 48%। तो यहां लिख दो भाई 48%। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। अब वैसे ही किसी और का भी अमाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस का करके देखते हैं। मैं एक दो चीजों को आपको करके दिखाता हूं, बाकी फिर आप अपने मन से करेंगे। ठीक, चलिए तो लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज कितना है रिजर्व्स एंड सरप्लस का? सर 20,000। कितना है? 20,000। और प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना है सर? 30,000। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100 करो, कितना आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। 20,000 divided by 30,000 into 100, that comes to 66.666 recurring। तो हम लिखेंगे 66.67%। कितना लिखेंगे? 66.67%। तो लिख दो 66.67%। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अमाउंट इनटू 100। ठीक, चलो इसके लिए अब कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्री में मार्क्स है ये। ठीक, चलो अब नेटवर्थ का निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज इज 80,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर अमाउंट 1,55,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 51.61%। कितना आता है? 51.61%। तो लिखो 51.61%। ठीक सर? एब्सोल्युटली। चलिए आगे, सिक्योर्ड लोन परसेंटेज चेंज आएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 60%। कितना परसेंट? 60%। ठीक, फिर अनसिक्योर्ड लोन 25,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 55.55%। 55.55%। उसके बाद टोटल बोरोड फंड का परसेंटेज चेंज निकालो। 55,000 डिवाइडेड बाय 95,000 इंटू 100, कितना आएगा? 57.89। 57.89%। 57.89%। ठीक, आगे परसेंटेज चेंज टोटल फंड अवेलेबल 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, दैट विल कम टू 54%। कितना आएगा? 54%। ठीक सर? एब्सोल्युटली। आगे देखो क्या होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड फिक्स्ड एसेट 1,10,000 एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट यानी 1,75,000। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,75,000, दैट विल कम टू 62.85%। 62.85%। मेरा सुन के मत लिखो क्लास, अपने मन से कैलकुलेट करो और बाद में क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलो फिर इन्वेस्टमेंट 25,000 divided by 60,000 into 100, that comes to 41
41.66%, 41.66%। ठीक, आगे करंट एसेट 5000 नेगेटिव एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट 65,000 इनटू 100, यानी नेगेटिव 5000 डिवाइडेड बाय 65,000 इनटू 100, हमारा अमाउंट आ जाएगा या फिर परसेंटेज चेंज आ जाएगा 7.69%। पर क्योंकि हमने नेगेटिव 5000 से डिवाइड किया है तो ये जो परसेंटेज चेंज है वो भी नेगेटिव चेंज है। वो भी कैसा चेंज है? नेगेटिव चेंज। नेगेटिव चेंज डिनोट्स डिक्रीज, पॉजिटिव चेंज शोज इंक्रीज। ठीक, चलो फिर नेगेटिव 5000 डिवाइडेड बाय 50,000, नेगेटिव 5000 डिवाइडेड बाय 50,000 इज 10%। पर क्योंकि हमने उसे नेगेटिव अमाउंट से डिवाइड किया है तो दिस अमाउंट, दिस परसेंटेज चेंज विल बी नेगेटिव। क्लियर सर? एब्सोल्युटली। अब वर्किंग कैपिटल नील लिखा है मैंने वहां पे, यानी वो अमाउंट 0 है। ठीक, तो 0 डिवाइडेड बाय 15, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, देयर इज नो परसेंटेज चेंज हियर। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज चेंज नहीं है। अबे 0 है ना अमाउंट, फिर चेंज कहां से आया? ठीक, चलो फिर 1,35,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 100, दैट विल कम टू 54%। कितना आएगा? 54%। क्लियर सर? समझ गया। तो ये था हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या किया अपन ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में? पहले एक गिवन बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट के डाटा, वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट किया। उसके बाद दो अमाउंट्स को, यानी प्रीवियस ईयर के अमाउंट को और करंट ईयर के अमाउंट को कंपेयर करके एब्सोल्यूट चेंज निकाला, और प्रीवियस ईयर और एब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस ईयर के अमाउंट को कंपेयर करके परसेंटेज चेंज निकाला। यानी एब्सोल्यूट चेंज में भी आपने कंपैरिजन किया, करंट ईयर के अमाउंट माइनस लास्ट ईयर के अमाउंट कंपेयर हुई। परसेंटेज चेंज में भी एब्सोल्यूट अमाउंट और लास्ट ईयर की अमाउंट कंपेयर हुई है। ठीक है, तो दिस वाज कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर यू। बहुत ही सिंपल है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना बच्चों का खेल है, कोई हार्ड बात नहीं, प्रोवाइडेड कि आपने जो क्वेश्चन दिया है आपको उसे आपने अच्छे से पूरा वर्टिकल बैलेंस शीट में पुट किया है। क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। सो हियर इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और भी एक दो क्वेश्चन है आगे, हम वो सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अंटिल देन गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। फ्री में मार्क्स मिल रहा है क्लास, हाँ, तो कीप प्रैक्टिसिंग। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, ध्यान रखो और प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक, अंटिल देन गुड बाय, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय क्लास।